एंड दिस इज पार्ट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो पार्ट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड इसकी डायग्नोसिस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जितने भी कारण हमने पढ़े थे, जितने भी कॉजेस हमने पढ़े थे जिससे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, जैसे कि एग्जांपल मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, ठीक है, हार्ट की मसल्स में इंफ्रक्शन हुआ है, नेक्रोसिस हुआ है, वहां की मसल्स ढंग से काम नहीं कर रही है। और वो क्यों हुआ है? पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, ठीक है, जिसके कारण वहां की मसल्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाया है। या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या फिर डायबिटीज है, पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है। तो जितने भी रिस्क फैक्टर है, जितने भी कॉजेस हमने पढ़े थे, उनसे क्या होगा, हार्ट में इफेक्ट पड़ेगा और हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़े थे 4 टाइप के, तो यहां पर मेनली हम 2 ले लेते हैं, एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हार्ट क्या करता है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, जिससे कि वो बॉडी में क्या करे, ब्लड दे, ठीक है, पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को पहुंचाता है। और डायस्टोल के टाइम पे मींस जिस टाइम पे हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स है, ठीक है, जिस टाइम पे हार्ट के चैम्बर से ब्लड फिल हो रहा है, अगर उसमें भी डिसफंक्शन है, उसमें भी हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो जिसके क्या थे, बहुत सारे कारण थे। तो किसी भी कारण से क्या हुआ है, हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड पंप्ड ईच बीट, एक बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, इट मींस कार्डिक आउटपुट भी घट जाएगा, ठीक है। अब कार्डिक आउटपुट क्या है हमारा, ब्लड पंप्ड ईच मिनट, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड बॉडी में पंप आउट कर रहा है, या फिर राइट वेंट्रिकल लंग से पंप कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, कार्डिक आउटपुट, कितना ब्लड हार्ट ने निकाला है, ठीक है, मेनली वो 5 लीटर होता है पर मिनट। तो अब हार्ट क्या क्या यहां पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से क्या हुआ है, कार्डिक आउटपुट कम हो चुका है। इट मींस हमारी पूरी बॉडी में, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हुआ है, ब्लड की सप्लाई कम है। तो हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारे इंटरनल टिश्यूज को, सेल्स को, सबको क्या होगा, ब्लड अब बहुत कम पहुंचेगा। हार्ट को जितना ब्लड जनरेट करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा है, कार्डिक आउटपुट बिल्कुल लो है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कैरोटिड साइनस होता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी अच्छे से ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। तो वो क्या करेगा, वो उस मैकेनिज्म को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कार्डिक आउटपुट की भरपाई के लिए, ठीक है, क्योंकि हार्ट अच्छे से आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा ताकि अच्छे से ब्लड जाए, ठीक है, सारे ऑर्गन्स तक। तो इनिशियली शुरुआत में हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो शुरुआत के टाइम पीरियड में ये जो भी चीजें हो रही है, ये बिल्कुल बॉडी के लिए क्या है, सही है, ठीक है। बट आगे चल के यही मैकेनिज्म जो हो रही है, इसमें पूरी की पूरी मैकेनिज्म, ये हमारी बॉडी में कुछ नुकसान करेंगी, कुछ क्या लेके आएंगी, कुछ अलग से कॉम्प्लिकेशंस लेके आएंगी, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर ब्लड सप्लाई कम हुआ है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, और उसने उस चीज को मेंटेन करने के लिए, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या करा, हार्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो पेशेंट में टैकीकार्डिया कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर हार्ट रेट बढ़ गया, इट मींस स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करा उसने, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां से हार्मोन्स निकलते हैं, कैटेकोलामाइंस निकलते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करेंगे, जितने भी वेसल्स होंगे ना बॉडी में, उसको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगी, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से एक तो आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, ठीक है, ताकि फोर्सफुली क्या हो, ब्लड अच्छे से जा सके सारे ऑर्गन्स तक, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो गया है,
ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ है, हार्ट का कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इसको मेंटेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इनिशियल फेज में तो कार्डिक आउटपुट सही रहेगा, ठीक है, पर धीरे धीरे हार्ट को यही फास्ट मैकेनिज्म करना पड़ेगा, ठीक है। और हार्ट को ये फास्ट मैकेनिज्म करने के लिए वहां की मसल्स कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हार्ट की मसल्स अब फटाफट कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। यहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसने हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो उससे क्या हुआ है, वहां पर जितने भी सेल्स थे, मायोकार्डियम सेल्स थे, वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड अब अधिक बढ़ गई है, ठीक है। हार्ट के अपने सेल्स को भी ऑक्सीजन अधिक चाहिए, क्योंकि अब हार्ट क्या कर रहा है, मैक्सिमम काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उस कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। तो उससे क्या होगा, हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी हार्ट के मायोकार्डियम सेल्स में। तो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम पीरियड में, कुछ टाइम पीरियड में ये चीजें क्या होंगी, डिटोरेट, मींस ये कंडीशंस हमारे हार्ट को वीक करना शुरू कर देंगी, ठीक है। और हार्ट की मसल्स धीरे धीरे वीकनेस की ओर बढ़ना शुरू कर देंगी और अपने आप में कुछ बदलाव लेके आएंगी, ठीक है। उसे बोलते हैं कार्डिक रीमॉडलिंग। मींस अब सेल्स के अंदर इतना सारा फंक्शन करने के लिए उसने अपने आप को रिमोल्ड कर दिया है। मींस हार्ट के शेप में, साइज में, उसके स्ट्रक्चर में पूरा बदलाव आ जाएगा। इवन हार्ट के जेनेटिक फंक्शन में भी, ठीक है, हार्ट की जो जीन्स है, जिन सेल्स में जीन्स वाली सेल्स है, उनमें भी कुछ बदलाव आएगा, ठीक है। और हार्ट अननेसेसरी जो हमारी बॉडी के लिए ऐसे हार्मफुल प्रोटीन्स होते हैं वो भी रिलीज करना शुरू कर देंगी, ठीक है, जिससे कि हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज बदल जाएगा। या तो वेंट्रिकल्स फैल जाएंगी और वीक पड़ जाएंगी, या वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, ठीक है। या फिर वहां की मसल्स में फाइब्रोसिस हो जाएगा, एक्स्ट्रा मसल्स वहां काम करने की वजह से जुड़ जाएंगी। अगर वहां एक्स्ट्रा मसल्स जुड़ गई तो हार्ट का चैम्बर जो होगा बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। और वो अच्छे से अब क्या नहीं कर पाएगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगा और अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा सिस्टम क्या हुआ है, आर्टरी भी क्या हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है। तो आर्टरी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, आर्टरी का डायमीटर छोटा हो गया है, तो अब वेंट्रिकल को अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन से वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, आयोटा में ब्लड को सप्लाई करने के लिए। क्योंकि आयोटा का साइज भी क्या हुआ है, कैटाकोलामाइंस की वजह से क्या हो चुका है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, पतला हो चुका है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को अधिक फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, ब्लड को आयोटा तक पहुंचाना पड़ेगा, आर्टरीज तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आफ्टर लोड क्या हो गया, बढ़ गया है। आफ्टर लोड मतलब होता है वो रेजिस्टेंस जो लेफ्ट वेंट्रिकल को फेस करना होता है जब वो वहां से ब्लड को बाहर फेंकती है। कहां फेंकती है, आयोटा में फेंकती है, अन्य आर्टरीज में फेंकती है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगेगा, तो जिससे हार्ट का काम और अधिक बढ़ जाएगा। यहां पर वेन भी क्या हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, एक फायदा यह है इससे कि हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड जा पाएगा और वहां से ब्लड भी मैक्सिमम कलेक्ट हो पाएगा, ठीक है, इन दोनों की वजह से। पर हार्ट का काम अधिक बढ़ गया है, आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया है, जिससे कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होने के कारण दोबारा क्या होगा, कार्डिक रीमॉडलिंग का फेज आ जाएगा, ठीक है। और एक हार्ट के लिए एक हार्मफुल, एक डेंजरस कंडीशन है। फिर यहां पर कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से हमारा पूरा जो बॉडी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, उसमें ब्लड सप्लाई कम जा रही है। इट मींस जो हमारी किडनीज है, ठीक है, जो हमारी किडनीज है वहां भी ब्लड अब कम जाएगा, ठीक है। वैसे किडनी को 21 से लेकर 25% ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, बट कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से अब जो ये किडनी सिस्टम था, ठीक है, जो हमारा किडनी सिस्टम था वो भी एक्टिवेट हो गया है। तो किडनी एक्टिवेशन ऑफ RAA सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। RAA क्या है, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा और किडनी के ग्लोमेरुलस से रेनिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। रेनिन हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन लिवर से निकला है उसको ये रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगा, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट अभी कोई काम नहीं करता है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में आने के लिए अपना किसमें कन्वर्ट करेगा,
एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। और इससे कौन सा एंजाइम बदलेगा? ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि हमारे कहां से निकलता है? लंग्स से निकलता है। ओके, ये इसको सेकेंड में बदल देगा। और जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये हमारे एल्डोस्टेरोन मींस एड्रिनल ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करेंगे और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा जो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्डिक आउटपुट कम है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी से सोडियम एंड वाटर को यूरिन के थ्रू पास नहीं होने देगा। ठीक है, और क्या करेगा? सोडियम एंड वाटर को बोलेगा बॉडी में ठहर जाओ, बॉडी में रुक जाओ, क्योंकि कार्डिक आउटपुट क्या है? कम है, ब्लड वॉल्यूम क्या है? कम है। दूसरी तरफ क्या होगा? ADH हार्मोन रिलीज होगा। वो कहां से रिलीज होगा? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये भी क्या करेगा? वाटर का मैक्सिमम रिटेंशन करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? अचानक से ब्लड का वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अचानक से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इट मींस अब हमारे हार्ट में हमारे सर्कुलेशन में हार्ट का प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा। प्रीलोड मतलब होता है कितना ब्लड फिल हो रहा है हार्ट में। ठीक है, वेंट्रिकल या फिर एट्रियम में ब्लड फिलिंग को हम प्रीलोड बोलते हैं। तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन के कारण क्या हुआ है? हार्ट का प्रीलोड बढ़ गया है। ठीक है, जिससे शुरू में क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि हार्ट का प्रीलोड बढ़ गया है तो उससे क्या होगा? कार्डिक आउटपुट भी अच्छा हो जाएगा। बट एक्सेसिव प्रीलोड क्या करेगा? चैम्बर के साइज को बदल देगा। ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स और ज्यादा क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर जो सार्कोमेयर मसल्स होती है वो और ज्यादा क्या हो जाती है? खुल जाएंगी, और हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है, चैम्बर्स है, वो बहुत अधिक डायलेट हो जाएंगे, और जितना अधिक डायलेट होंगी वो उतनी वीक और कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? आगे चल के कार्डिक रीमॉडलिंग कॉज करेगा। इसके अलावा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन से एक और प्रॉब्लम आती है आगे चल के बॉडी में कि पेशेंट को एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पल्मोनरी कंजेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्या फंक्शन किया हार्ट ने? कार्डिक आउटपुट कम होने के कारण हार्ट ने एक और चीज को अपनाया है कि कार्डिक आउटपुट कम है, तो हार्ट क्या करता है? इस चीज को कंपनसेट करने के लिए अपने ही मायोकार्डियल सेल्स में कुछ बदलाव लेके आएगा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा अपने आप में। ठीक है, हार्ट को लग रहा है कि कार्डिक आउटपुट कम है, तो हार्ट क्या करेगा? अपने अंदर कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये बदलाव दो तरीके से होता है। पहला है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें जो चैम्बर्स है, जो हार्ट के चैम्बर्स है, वो फैल जाएंगी। ठीक है, और काफी बड़ी हो जाएंगी, इनलार्ज हो जाएंगी, जिससे कि क्या होगा? वो थिन, इनलार्ज और वीक पड़ जाएंगी वेंट्रिकल्स। ठीक है, दूसरा बदलाव क्या करता है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें अधिक मसल्स, अधिक सार्कोमेर आके क्या होंगी? मसल्स फाइबर, मसल्स बैंड बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिससे कि वेंट्रिकल जो होगा वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से ब्लड की फिलिंग उसमें नहीं हो पाएगी, मींस अच्छे से प्रीलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ब्लड की फिलिंग चैम्बर्स में अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि वो थिक हो गया है, स्टिफ हो गया है, और थिक और स्टिफ होने से क्या होगा? उसका साइज, उसका चैम्बर का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया है, तो अच्छे से ब्लड की फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये भी क्या करेगा? कार्डिक रीमॉडलिंग करेगा, हार्ट के शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देगा, जो कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज कर सकती है। हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स को मेनली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट वाला हार्ट जो है पेशेंट का वो फेल है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसमें ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर राइट वाला जो भाग है हार्ट का वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, वहां हार्ट फेल की दिक्कत है, तो ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स देखने से पहले एक बार हम ब्लड का सर्कुलेशन, कैसे कैसे ब्लड हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में जाता है और लंग्स में जाता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, उसको देखने के बाद आपको ये सिम्टम्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे।
तो सुपीरियर वीना केवा से हमारे ऊपर वाली बॉडी के पार्ट से ब्लड कहां आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। और इसी तरह हमारे जो नीचे के ऑर्गन्स है, नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड कहां आएगा, राइट एट्रियम में। किसके थ्रू, इंफीरियर वीना केवा के थ्रू। फिर जैसे यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है तो ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां डालेगी, लंग्स में डालेगी, क्योंकि अभी ये ब्लड इम्प्योर फॉर्म में, तो यहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। एल्विलाई से जो ऑक्सीजन होगा वो ब्लड में मिल जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और बाइकस्पिड वॉल्व के खुलने से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को आयोटा में डाल देगा। आयोटा सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी की, क्या करेगी, उस ब्लड को फिर पूरे बॉडी में डाल देगी। तो ये था हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है। अगर पेशेंट में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, मींस जो लेफ्ट वाला हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अपना फंक्शन नहीं कर रहा है। अब या तो उसमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, मींस कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, या फिर उसमें क्या है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट मेनली अधिकतर पेशेंट में सिस्टोलिक डिस्फंक्शन ही देखने को मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड हार्ट क्यों फेल है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है या फिर कोई मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, इस्कीमिया हुआ है, ठीक है। यहां की सेल्स में हाइपरट्रॉफी हुई है, ठीक है, अधिक सेल्स बढ़ गया, अधिक मायोकार्डियल बढ़ गया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो वेंट्रिकल है ये अच्छे से काम नहीं करेगा। सपोज हम मान लेते हैं यहां पर डायलेटेड हाइपरट्रॉफी हुई है, ठीक है, डायलेटेड हाइपरट्रॉफी हुई है। तो डायलेशन में क्या होगा कि यहां का चैम्बर जो है ना वो फैल जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैम्बर फैलेगा तो ये कमजोर हो जाएगा और वीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें ब्लड की फिलिंग तो हो रही है बट ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां की मसल्स कमजोर हो गई है, वीक हो गई है। या फिर इसमें डायस्टोल डिस्फंक्शन है, मतलब यहां पर रिस्ट्रिक्टेड हाइपरट्रॉफी हो गई है। यहां पर अधिक मसल्स बढ़ने के कारण क्या हुआ है, चैम्बर एकदम रिजिड हो गया है, एकदम हार्ड हो गया है और छोटा हो गया है, ठीक है। छोटे होने के कारण इसमें प्रॉपरली ब्लड की फिलिंग नहीं होगी। अगर अच्छे से ब्लड आएगा ही नहीं तो ये आगे क्या पंप आउट करेगा, ठीक है। तो किसी तरह से हम मान लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो हार्ट फेल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है। अब नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा था वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां जाना चाहिए, आयोटा में जाना चाहिए, बट यहां पर ये वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये ब्लड वापस कहां बैकअप हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अगर मान लो आगे बहुत सारी गाड़ियां जा रही, लगातार गाड़ियां आगे जा रही हाईवे पे और आगे रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, तो क्या होगा, सारी गाड़ियां पीछे पीछे बैक होना शुरू हो जाएंगी। तो सेम थिंग यहां पर हो रही है, यहां पर अधिक ब्लड आ रहा है बट ये वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, इस वेंट्रिकल में कोई फेल हुआ है, ठीक है, वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वापस ये ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और पीछे बैक होगा। बैक कहां होगा, हमारी पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन कहां जा रही है, लंग्स में। इट मींस सारा का सारा जो ब्लड है वो वापस बैक होके कहां जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। और लंग्स में क्या होगा, पेशेंट के ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हम बोलते हैं कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। तभी इसका नाम कंजेस्टेड हार्ट फेलियर रखा है, ठीक है, क्योंकि वहां जो लंग्स है, जो एल्विलाई है, जो हमारी ब्रोंकियल जो ब्रांचेस है उसके अंदर लगातार फ्लूइड भर रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल काम ही नहीं कर रहा है, तो पेशेंट का पूरा ब्लड कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू डायरेक्ट लंग्स में जाएगा, ठीक है। उसका असर इधर भी होगा, राइट साइड में, ठीक है ना, उसे हम बाद में देखेंगे। तो सारा ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जब पेशेंट का लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है तो पेशेंट में लंग्स वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, L फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल और L फॉर लंग्स। तो इसको याद करना बहुत इजी रहेगा कि जब भी पेशेंट में लेफ्ट साइड में हार्ट फेल हो रहा है तो पेशेंट में लंग्स वाले सिम्टम्स,
ही देखने को मिलेंगे। L4 लेफ्ट वेंट्रिकल, L4 लंग्स। तो अब पेशेंट के हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो पेशेंट में लेफ्ट साइड जो हार्ट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो L4 लेफ्ट, L4 लंग्स। तो अब पेशेंट में क्या होगा, एक्सर्शनल डिस्निया होगा। पेशेंट को हल्का बहुत चलने में या फिर कोई काम करने में थकावट फील होगी, क्योंकि लंग्स में तो पूरा क्या हो गया है, एल्वुलाई के अंदर पूरा फ्लूइड भर गया है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर पूरा फ्लूइड भर गया है। तो अगर एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड भर गया है तो प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत आएगी और अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो पेशेंट को डिस्निया होगा, मतलब पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है। फिर क्या है, फैटिग एंड साइनोसिस। फैटिग क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में अब ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि लंग्स से पूरा फ्लूइड भर गया है। तो पेशेंट के अंदर के ऑर्गन्स को, सेल्स एंड टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे पेशेंट थकावट फील करेगा। पेशेंट को साइनोसिस भी होगा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर प्रॉपर्ली ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। CO2 और O2 को एक्सचेंज होने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि एल्वुलाई के अंदर क्या भर गया है, फ्लूइड भर गया है। तो प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में नहीं आ पाएगा। तो पेशेंट के हाथों की जो टिप्स है ना, फिंगर के जो टिप्स है, वहां पर साइनोसिस हो जाएगा, मतलब वहां पर ब्लूनेस छा जाएगी, ठीक है। फिर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्यों हुआ है, क्योंकि हार्ट क्या नहीं कर रहा है, ढंग से ब्लड को पंप आउट नहीं कर रहा है। तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन क्या करेगा, हमारे हार्ट को भी और हमारे लंग्स को भी एक्स्ट्रा काम करने को बोल देगा, ठीक है। वहां से वो कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज करेगा, कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, जो क्या करेंगे, हमारे हार्ट को फास्टर बीट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हार्ट क्या करेगा, फटाफट बीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आगे क्या कर रहा है, कम ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सारा ब्लड तो कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो ब्रेन में भी फिर कम ब्लड जाएगा और ब्रेन क्या करेगा, हार्ट को सिग्नल देगा कि फटाफट हार्ट रेट को इंक्रीज करे, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट में टैकीकार्डिया तो होगा, साथ में पेशेंट में टैकीपीनिया भी होगा, मींस उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो अधिक बढ़ जाएगी। जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो 18 से लेकर 20 पर मिनट है, ठीक है, बट यहाँ पेशेंट की जो ब्रीथिंग रेट है, पेशेंट फटाफट सांस लेना शुरू कर देगा, 24 से लेकर 30 तक हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। पेशेंट जिस टाइम पर रात को सोता है उस टाइम पर उसे दिक्कत आती है सोने में। दिक्कत कैसे आएगी, क्योंकि जैसे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में बिल्कुल फ्लैट लेटता है ना, तो जैसे पेशेंट फ्लैट लेटेगा तो उसके लंग्स में अधिक फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है, उसके लंग्स में अधिक फ्लूइड भर जाएगा पोजीशन लेने से। और उससे क्या होगा, लंग्स में फ्लूइड भरने से पेशेंट को सांस में दिक्कत आएगी और अचानक से पेशेंट की नींद रात को खुल जाएगी और वो एकदम से बैठ जाएगा। या फिर पेशेंट बहुत सारे तकिया वगैरह लगा के, पिल्लोस पीछे रख के तब सोता है, क्योंकि अधिक पिल्लोस रख के जो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, फ्लूइड हमारे पांव की तरफ आएगा और लंग्स की तरफ फ्लूइड कम हो जाएगा। तो पेशेंट इसमें क्या करता है, बहुत सारे पिल्लोस लगा के भी सोता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्रैकल्स अस्थमा लाइक वीजिंग, क्योंकि लंग्स में ऑलरेडी फ्लूइड भर चुका है। तो जैसे ही इसको हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे पेशेंट का, ठीक है, उसकी हार्ट बीट चेक करेंगे, उसके लंग्स को चेक करेंगे, तो जैसे हम पेशेंट के लंग्स को चेक करेंगे तो वहां से क्रैकलिंग साउंड आएगी, वहां पर वीजिंग साउंड आएगी, ठीक है। वीजिंग साउंड क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ लंग्स में क्या हो गया है, अधिक फ्लूइड भर चुका है। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया। एपेटाइट एंड नोजिया क्यों होगा, क्योंकि आगे भी ऑर्गन्स को कम ब्लड जा रहा है, तो जिससे क्या होगा, हमारा जीआई सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्लूइड, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वहां के जीआई सिस्टम में सूजन भी आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, और वहां जीआई फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, पेशेंट को नोजिया वाली फीलिंग आएगी, पेशेंट का एपेटाइट भी बहुत ही कम हो जाएगा। फिर है लेस यूरिन प्रोडक्शन, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में ब्लड को नहीं भेज रहा है, तो हमारा जो किडनी है वो पहले ही क्या कर रहा है, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन कर रहा है बॉडी में, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सोडियम एंड वाटर को यूरिन के थ्रू पास नहीं होने दे रहा, जिससे कि हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़े, ठीक है। तो डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन क्या हुआ है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आगे ब्लड नहीं भेज रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण बॉडी में ब्लड कम होने की वजह से यूरिन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इसमें दोनों साइलेंट सिम्टम्स मिक्स आ चुकी है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन हुआ है
तो उसके जो फॉरवर्ड वाले सिम्टम्स थे वो भी आ गए हैं, और जो बैकवर्ड वाले सिम्टम्स थे जो कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, वो भी आ गए। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो बॉडी वाले सिम्टम्स भी इसमें आ चुके हैं, फॉरवर्ड वाले सिम्टम्स भी, और पीछे ब्लड की कंजेशन हो रहा है। पूरा बैक जो मैक्सिमम जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो इसमें लंग्स वाले सिम्टम्स भी आ गए। फिर हमारा ऑर्थोपीनिया। वो ऑर्थोपीनिया मीन्स पेशेंट को सुपाइन सीधे लेटने में दिक्कत होती है। जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, चेयर में बैठता है, या फिर जैसे वो लेटता है उसको दिक्कत होती है, जैसे वो बैठेगा उसको एकदम सांस आने शुरू हो जाएगी। मतलब उसको पोजीशन वाला क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है। जैसे रात को पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेट रहा है तो उसको सांस में दिक्कत आ रही है, और जैसे वो बैठेगा उसकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। फिर है वीकनेस, कमजोरी होगी पेशेंट को बहुत ज्यादा, रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खांसी कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फैटिक फील कर रहा है, उसको पैरोक्सिमल नॉक्टर्निया है, इसलिए उसको रात को नींद नहीं आएगी। पेशेंट बहुत बेचैन फील करेगा बिना ऑक्सीजन के। फिर होगा पल्मोनरी कंजेशन एंड लंग्स हैवी एंड बूगी। ठीक है, लंग्स में अधिक फ्लूइड भरने के कारण लंग्स में कंजेशन हो जाएगा, वहां की लंग्स बहुत हैवी हो जाएंगी और लंग्स बहुत ही बूगी हो जाएंगी। फिर है मेंटल स्टेटस चेंजेस, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन तक भी नहीं जा रहा है तो पेशेंट का मेंटल स्टेटस भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब जो राइट साइड था उसमें क्या हो रहा है, राइट एट्रियम से ब्लड कहां आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए। ठीक है, बट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जा रहा है क्योंकि राइट वेंट्रिकल में डिसफंक्शन है। मेनली जो राइट साइड का हार्ट फेल होता है वो लेफ्ट साइड हार्ट फेल के कारण ही होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए। अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस जा रहा है एट्रियम में तो लंग्स में जाएगा, और लंग्स से कहां आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर राइट वेंट्रिकल में ही आएगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल का जो मेन कॉज है फेल होने का वो किसके कारण है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ही कारण है। ठीक है, तो पेशेंट का अगर राइट वेंट्रिकल ढंग से काम नहीं कर रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स तक ब्लड को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ब्लड वापस कहां जाएगा, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ब्लड वापस कहां जाएगा, जहां से आ रहा है। ठीक है, तो सुपीरियर वीना केवा में जाएगा और नीचे के बॉडी ऑर्गन्स में भी जाएगा। ठीक है, अब पेशेंट में जब राइट साइड हार्ट फेल है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो ब्लड का पोजीशन देखो आप। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस ही राइट एट्रियम में जा रहा है, और जहां बॉडी से ब्लड आ रहा है वो ब्लड वहीं पर ही क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, वहीं पर ही क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वही फ्लूइड जा रहा है, वहीं पर ही क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। तो पहला जो सुपीरियर वीना केवा है वहां ब्लड वापस जाएगा, वहां पर ब्लड का बैकअप होगा। तो पेशेंट के जुगुलर वेन है, ये जुगुलर जो वेन है ये फुली मिलेंगी, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन पेशेंट में पाया जाएगा। ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वाला सिम्टम है कि पेशेंट के जुगुलर वेन क्या मिलती है, फुली मिलती है। जैसे पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में डाउन करते हैं ना उसका हेड, तो उसकी जुगुलर वेन एकदम फूल जाएंगी, और जैसे पेशेंट बैठता है तो वो कम हो जाएंगी। तो पेशेंट का जुगुलर वेनस डिस्टेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है फैटिग एंड वीकनेस, वो तो कॉमन सिम्टम है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में अच्छे से ब्लड नहीं जा रहा है, अंदर के सेल्स को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, पेशेंट के ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो पेशेंट एकदम थका थका फील करेगा। ठीक है, उसको फैटिगनेस लगेगी, बॉडी में कमजोरी लगेगी क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी में, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो पेशेंट को बिल्कुल बॉडी में वीकनेस लगेगी। नेक्स्ट है इनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है, पूरा का पूरा जो ब्लड है वापस कहाँ आएगा, फिर इंफीरियर वीना केवा। ठीक है, और मैक्सिमम ग्रेविटी के कारण जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो हमारे नीचे के इंटरनल ऑर्गन्स में जाएगा। अब नीचे के इंटरनल ऑर्गन्स कौन से, हमारा लीवर है, तो पेशेंट का लीवर जो है फूल जाएगा। ठीक है, उसमें स्वेलन आ जाएगी, पेशेंट के लीवर की वेन्स है ना जो, वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और धीरे धीरे उन वेन्स से ना जो फ्लूइड वो बाहर हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यूज में बाहर फैल जाएगा, और पूरा लीवर जो है पेशेंट का फूल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हेपेटोमेगाली। ठीक है, हेप्टोमेगाली, लीवर का फूलना। फिर है स्प्लीनोमेगाली, इसी तरह जो स्प्लीन है वो भी, उसमें भी फ्लूइड वगैरह भर जाएगा, स्प्लीनोमेगाली। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्यों है, पेशेंट को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि पूरे जीआई सिस्टम में क्या हो गया, फ्लूइड वापस भर गया है। ठीक है, पूरे जीआई सिस्टम में ब्लड भर गया है, फ्लूइड भर गया है। जो हमारा जो ये
वेन है, ठीक है, इसमें ब्लड है ना, तो ब्लड में क्या है, प्रोटीन्स भी है, बट अधिक ब्लड एंड प्रोटीन्स होने के कारण क्या हुआ है जो हमारे आसपास के टिश्यू एंड सेल्स है ना, उनमें ये फ्लूइड निकल जाएगा, सिर्फ फ्लूइड निकलता है, ठीक है, ब्लड से क्या निकलेगा, फ्लूइड निकलता है, उसमें प्रोटीन नहीं निकलता है, ठीक है। तो पेशेंट के जो जीआई सिस्टम है उसमें पूरा फ्लूइड भर जाएगा, पेशेंट को कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। जीआई डिस्ट्रेस मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा। फिर है स्वेलन लेग्स, पेरिफेरल एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में अधिक फ्लूइड भरता है, क्योंकि अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत टाइम से, तो सारा फ्लूइड ग्रेविटी के कारण कहाँ आएगा, पैरों में आएगा, ठीक है। और पेशेंट में एक अलग ही तरह का एडिमा देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है। जैसे ही पेशेंट के पैर को हम प्रेस करते हैं ना, तो जो उसका अंदर का जो स्किन है वो बिल्कुल दब जाएगा, वहां पर गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। और उस स्किन को उभरने में 5 से लेकर 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, उसको उभरने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे आप पेशेंट के लेग्स को प्रेस करोगे जहां पर एडिमा हुआ है, तो वहां की स्किन नीचे दब जाएगी और उसको रिकॉल होने में, उस स्किन को वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि जो ये फ्लूइड बाहर निकला है हमारी वेन से, ठीक है, हमारे बॉडी के इंटरस्टिशियल सेल्स एंड टिश्यू में, उसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अगर उसमें प्रोटीन नहीं है तो दोबारा जैसे हमने प्रेस किया है वो फ्लूइड वापस जाएगा कहाँ, वेन्स के अंदर, उस वाले भाग में। सपोज यहाँ पर लेग है पेशेंट का और मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया, तो ये फ्लूइड प्रेस होने के कारण कहाँ चला गया, वेन्स में, और फिर दोबारा कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अधिक फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक फ्लूइड होने के कारण ये वापिस आ जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोस्टैटिक कुछ प्रेशर होता है जिसके कारण फ्लूइड वापस आ जाता है, उसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। तो पेशेंट के लेग्स में उसके पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है लोअर एक्सट्रीमिटी में। फिर एसाइटिस, उसका जो एब्डोमेन है वो पूरा फुल जाएगा, कम से कम 8 से लेकर 10 लीटर फ्लूइड क्या हो जाएगा, पूरे एब्डोमेन रीजन में भर जाएगा। एसाइटिस मींस एब्डोमेन रीजन में फ्लूइड इकट्ठा होना। फिर है डिपेंडेंट पिटिंग एडिमा, डिपेंडेंट मतलब जो पार्ट दब रहे, ठीक है, जो पार्ट क्या हो रहे, प्रेस हो रहे। जैसे कि अगर पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटेगा तो उसका जो सैक्रम रीजन है वो उस पर अधिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो सैक्रम रीजन में क्या होगा, फ्लूइड भर सकता है, ठीक है। या फिर पेशेंट अगर खड़ा है, डिपेंडेंट पार्ट मींस जो पार्ट अधिक सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, ठीक है, जो पार्ट अधिक बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अगर पेशेंट खड़ा है तो सारा फ्लूइड कहाँ आएगा, उसके पैरों में आएगा, तो पेशेंट को डिपेंडेंट पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वो लेटने की पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में है, तो उसके सैक्रल रीजन में एडिमा होगा। अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत लंबा टाइम अपना स्टैंडिंग पोजीशन मेंटेन कर रहा है, तो इट मीन्स उसको पैरों में एडिमा देखने को मिलेगा। फिर एक पेशेंट का वेट गेन होगा, वेट गेन तो पेशेंट का होगा ही, क्योंकि 8 से लेकर 10 लीटर कम से कम बॉडी में अधिक फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, लगातार बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। और किडनी भी क्या कर रही है, किडनी भी क्या कर रही है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कर रही है, जिससे कि पेशेंट का वेट बढ़ जाएगा। फिर है नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि जीआई सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग भी आएगी। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे, किस तरह से इसका पता लगाएंगे, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन मीन्स उसके जेनेटिक हिस्ट्री देखेंगे, उसके पेरेंट्स को या फिर किसी ग्रैंड पेरेंट्स को, उसकी फैमिली में किसी को कोई डिजीज थी या फिर नहीं थी, ठीक है। इसमें हम पेशेंट की उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री मतलब पेशेंट कोई दवाइयाँ ले रहा है या फिर उसकी कोई दवाइयाँ चली हुई आ रही है, ठीक है, या फिर पास्ट में उसकी कोई हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें हम पेशेंट की कंप्लीट जो हिस्ट्री है उसकी पूरी जांच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर क्या होगा कि पेशेंट खुद भी अपने साइन एंड सिम्टम्स बताएगा। जैसे कि पेशेंट बोल सकता है कि मेरे हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, या मुझे अपनी दिल की धड़कन ना महसूस हो रही है, ठीक है। या फिर पेशेंट बोल सकता है कि मुझे रात को जब मैं सोता हूँ, जब मैं लेटता हूँ सुपाइन पोजीशन में, सीधा लेटता हूँ, तो उस टाइम मुझे सांस में दिक्कत आती है, ठीक है। या फिर मैं हल्का बहुत भी काम करूंगा या चलूंगा तो मुझे सांस एकदम मेरी फूलना शुरू हो जाती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट अपना खुद भी साइन एंड सिम्टम्स बताएगा,
इसके अलावा जो फिजिशियन है उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। और इसमें जो फिजिशियन है वो पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करके, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगा के उसके लंग्स एंड उसकी चेस्ट पर पूरे लंग्स एंड हार्ट को, उसके हार्ट के मरमर को सुन सकता है, ठीक है। लंग्स में कैसा साउंड आ रहा है, क्रैकलिंग साउंड तो नहीं है लंग्स में, उसको फाइंड आउट कर सकता है। इसके अलावा पेशेंट के हम हाथ पैर चेक करेंगे, उसका बॉडी वेट लेंगे, उसका बॉडी वेट एक्सेसिव तो नहीं है, ठीक है। और पेशेंट की हमें जुगुलार वेन, ये जुगुलार वेन्स होती है जो अंदर की इंटरनल जुगुलार वेन्स है, इसमें कोई स्वेलिंग आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है। इसको हम पालपेट करके भी देख सकते हैं कि जुगुलार वेन्स में स्वेलिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन पूरा किस में आएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में पूरे लंग्स एंड पूरे हार्ट की जो कंडीशन है उसको हम कंप्लीटली पता लगा सकते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में अगर लंग्स के अंदर कोई कंजेशन भरा है, कोई फ्लूइड भरा है, तो उसमें जो करली बी लाइन से, ठीक है, जो एक्सरे है उसमें जो लंग्स में हल्की हल्की व्हाइट सी लाइन दिखाई देगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं करली बी लाइंस। या फिर इसमें हम देख सकते हैं कि हार्ट का जो साइज है क्या वो नॉर्मल से अधिक बढ़ गया है या फिर नहीं बढ़ा है, ठीक है। हार्ट की जो चैम्बर्स है उसमें जो हार्ट के कार्डियोमेगाली हुई है या फिर नहीं हुई है, मतलब हार्ट के चैम्बर्स का साइज एक्सेसिव तो नहीं हो गया है। तो चेस्ट एक्सरे में हम हार्ट की एंड लंग्स की कंडीशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम ईसीजी या फिर ईकेजी, इसमें हार्ट की पूरी नॉर्मल रिदम आएगी, ठीक है। हार्ट का पूरा एक ग्राफिकल फॉर्म में एक रिकॉर्ड आएगा, उस ग्राफिकल फॉर्म के रिकॉर्ड में हार्ट का रिदम कैसा है, उसकी रेट कैसी है, पेशेंट को कोई पुरानी हार्ट की डिजीज तो नहीं थी, उसको पुराना कोई हार्ट अटैक आया तो नहीं था, ठीक है। ये सारी कंडीशन हम उसकी ईसीजी या फिर ईकेजी में फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ईसीजी से बेटर जो टेस्ट होता है डायग्नोस करने के लिए है वो है हमारा इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। इको मतलब साउंड का वापस आना, साउंड वेव्स, ठीक है। जिस तरह से हम एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी तरह से हम हार्ट का भी क्या करेंगे, इको करेंगे, हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रॉब के द्वारा हम चेस्ट में इसको घुमाते हैं, ठीक है, जिसमें कि जेल लगा होता है और वो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा जिसको वापस फ्रीक्वेंसी से वो साउंड वेव्स आती है। और एक कंप्यूटर में हमें पूरा जो हार्ट का फंक्शन है, मतलब जो उसके वेंट्रिकल्स है वो किस तरह से सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और किस तरह से वो रिलैक्सेशन कर रहे हैं, डायस्टोल, ठीक है। तो इसमें हम हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, ठीक है, हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, ईएफ मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन, कि हार्ट ने एक बीट में कितना ब्लड चैम्बर से बाहर पंप आउट किया है, बाहर निकाला है, उसे बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इकोकार्डियोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें कि हमें अच्छे से जो हार्ट के चैम्बर्स है उनकी वर्किंग का पता लगता है, कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है, जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 55% होना चाहिए या फिर उससे अधिक भी हो सकता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। और हार्ट के वेंट्रिकल्स, हार्ट के चैम्बर्स सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर हार्ट के चैम्बर्स डायस्टोल मीन्स अच्छे से रिलैक्स हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे। तो इजेक्शन फ्रैक्शन में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जैसे कि हार्ट के वाल्व, ठीक है, जो हार्ट के वाल्व है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनमें कोई रिगरगिटेशन तो नहीं है, मतलब लीकी वॉल्व्स, क्योंकि अगर वॉल्व्स लीकी होंगी तो जो ब्लड है वो वापस बैकअप हो जाएगा, कहां पर, हमारी बॉडी में या फिर लंग्स में बैकअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वॉल्व की कंडीशन भी हम जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड टेस्ट, ठीक है। पेशेंट का ब्लड टेस्ट जो है उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है, जैसे कि हम एलएफटी, उसमें उसका एलएफटी दे सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा उसका केएफटी कैसा है, किडनी फंक्शन टेस्ट कैसा है, बॉडी में कितनी इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंसिंग है, या फिर पेशेंट को कोई एनीमिया तो कंडीशन नहीं है जिससे कि उसके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जा पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एलएफटी एंड केएफटी क्यों देखेंगे, क्योंकि जब हार्ट डैमेज होता है, हार्ट में कंजेस्शन होता है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारी किडनी ढंग से उस टाइम पे यूरिन ढंग से बना नहीं पाती है, ब्लड को ढंग से फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है, लिवर का साइज उस टाइम पे बढ़ जाता है, हेपेटोमेगाली हो जाता है, हिपेटोमेगाली या फिर स्प्लीनोमेगाली भी हो सकता है। तो इसमें हम अदर ऑर्गन्स का भी क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस तो नहीं है वो भी इसमें देखेंगे,
ठीक है। और ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट की कंजेशन है या फिर नहीं है, उस टेस्ट का नाम है प्रो बीएनपी या फिर बीएनपी टेस्ट। ठीक है, बीएनपी मीन्स होता है बाई नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो बीएनपी हार्मोन होता है जो कि हार्ट से निकलता है। ठीक है, पर ये हार्ट से किस टाइम पे निकलेगा? जिस टाइम पे हार्ट के चैम्बर्स में उसके एट्रियम या फिर वेंट्रिकल्स, मोस्टली यहां पर हम वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर वेंट्रिकल्स में अधिक फ्लूइड मतलब अधिक जो ब्लड है वो इकट्ठा हो जाए, एक ही सामने इकट्ठा हो जाए, तो वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अधिक ब्लड होने से अगर आगे ब्लड नहीं जा रहा है और एक ही जगह ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे, उनकी मायोकार्डियम की मसल्स पे एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अधिक ब्लड एंड फ्लूइड होने के कारण, तो वहां से एक हार्मोन निकलता है जो है कि बीएनपी हार्मोन। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को कंजेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि एक हार्मोन है, कहां से निकलता है? हार्ट से निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिक एमआरआई और सीटी स्कैन। ठीक है, कार्डिक बहुत ही जो एमआरआई है, कार्डिक मींस हार्ट, ठीक है, उसका एमआरआई कराना या फिर उसका सीटी स्कैनिंग कराना, तो यहाँ पर एक बहुत ही हाई मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली जो वेव्स होती है वो निकलती है। तो एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। तो ये स्कैन एक हाई फ्रीक्वेंसी की अच्छी वेव्स निकाल के बहुत ही हार्ट के क्लियर इमेजेस को प्रेजेंट करता है, जिससे कि बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कंजेशन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है होल्टर मॉनिटर। होल्टर मतलब होता है अगर जिस पेशेंट का हम ईसीजी नहीं ले रहे, ठीक है, ईसीजी तो 5-10 मिनट में आराम से हम हॉस्पिटल में निकाल सकते हैं, बट अगर पेशेंट को अपने डेली रूटीन्स करने हैं तो हम पेशेंट की बॉडी में एक्सटर्नल क्या करते हैं? एक डिवाइस फिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही पेशेंट की बॉडी में एक्सटर्नल डिवाइस फिट करते हैं तो पेशेंट अपना डेली रूटीन जो है, डेली जो वर्क है वो करता है सेम। ठीक है, और वहां पर क्या होता है, वो होल्टर मॉनिटर क्या करता है, उसकी पूरे हार्ट की जो रिदम है, पूरे हार्ट की जो बीट्स है, उसका पल्स, बीपी और उसका पूरा ईसीजी क्या करेगा? रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, तो 1-2 दिन तक हम क्या करते हैं? होल्टर मॉनिटर को पेशेंट के एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे लगा देते हैं, जिससे कि वो पूरे हार्ट की रिदम रेट को क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है और उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मायोकार्डल बायोप्सी। मायोकार्डल मींस मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मींस हार्ट के मसल्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? हार्ट के सेल या फिर टिश्यू का कोई भाग लेंगे, मायोकार्डियम मसल्स का कोई भाग लेते हैं, कोई टिश्यू एंड सेल्स को लेते हैं, उसमें उसकी लैब की क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, उसको आगे भेजेंगे, तो देखेंगे कि जो हार्ट की मसल्स है, जो हार्ट की टिश्यू है, क्या वो प्रॉपर कंडीशन में है या फिर नहीं है, वहां पर कोई इंफेक्शन तो नहीं है, वो मसल्स कोई डैमेज तो नहीं है, तो इसमें हम बायोप्सी की जांच करते हैं। ठीक है, कोई सैंपल को हम लैब में भेज के मायोकार्डियम हेल्दी है या फिर नहीं है इसको कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस टेस्ट। इससे नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रेस मतलब हार्ट पे हम जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि जो हार्ट है, एक हेल्दी व्यक्ति का जो हार्ट है, वो आराम से पेशेंट व्यक्ति लेटा हुआ है या फिर कोई नॉर्मल डेली रूटीन कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत जॉगिंग एंड वॉकिंग कर रहा है, तो नॉर्मल जो व्यक्ति है उसका हार्ट एक तरीके से काम करता है। बट अगर किसी पेशेंट को हार्ट की कोई डिजीज है या फिर कंजेशन है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पेशेंट के हार्ट में एक दबाव देंगे। वो हम किस तरह से देते हैं? या तो हम उसको एक्सटर्नली बाहर से कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़े, या फिर पेशेंट को हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल के अंदर ही उसको बोलते हैं कि ट्रेडमिल पे चलो आप, ठीक है, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करो, जिससे हम देखेंगे कि जब पेशेंट कोई हैवी एक्टिविटी करता है तो उसका हार्ट उस टाइम पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो वो हम स्ट्रेस टेस्ट में कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है कार्डिक कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन मतलब एंजियोग्राफी। ठीक है, इसमें हम हार्ट में क्या करते हैं? एक फिमोरल आर्टरी जो हमारी होती है, वहां से फ्लेक्सिबल कैथेटर गाइड वायर को हार्ट में डालेंगे। ठीक है, हार्ट में कहां पर डालते हैं? जो हार्ट की 3 कॉर्नरी आर्टरीज होती है वहां पर डालते हैं, क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, सेम उसी तरह से हमारे हार्ट को भी कुछ ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए, जिसको कि कौन सप्लाई करता है? हमारी कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो उस फ्लेक्सिबल गाइड वायर को हम क्या करेंगे? कॉर्नरी आर्टरी में डालेंगे और वहां पर एक डाई इंजेक्ट करेंगे। अगर कॉर्नरी आर्टरी में कहीं पर ब्लॉकेज है, कहीं पर रुकावट है, तो इट मीन्स कॉर्नरी आर्टरी में दिक्कत होने के कारण वहां की मायोकार्डियम डैमेज हो गई है और पेशेंट में कंजेशन की दिक्कत आ रही है। तो
तो ये थे हमारा डायग्नोसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. If you really like this video, so please like, share and subscribe for more updates. Thank you.